क्लोन बनाया गया था जो डॉली शीप का था, तो ये है वो डॉली शीप और जिन्होंने बनाया था वो पर्सन है, ये है यान विल्मट। तो चलते हम लोग देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, क्लोन बनाने का। उस मैकेनिज्म पे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं आगे। और इसका जो पार्ट वन है, जो अभी जो लोग नहीं देख पाए थे, तो जरूर जरूर देख लेना सही से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये है वो मैकेनिज्म, इंटायर मैकेनिज्म है। डायग्राम देख पा रहे होगे आप लोग, तो याद करके देखिए इसको। सबसे पहले इस डायग्राम को दो तरीके से समझ सकते हो, मैं दो तीन बार में इस पे डायग्राम बताऊंगा। पहला हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये कौन सा क्लोनिंग है, ये थेरेप्यूटिक क्लोनिंग की बात करने जा रहे हैं कि जीन क्लोनिंग का कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का। तो मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को, जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होता है, जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है बेसिकली, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं होल एनिमल क्लोनिंग। क्योंकि यहाँ पे हम पूरे के पूरे जीव का हम निर्माण करने जा रहे हैं, पूरे के पूरे सीड को हम बनाने जा रहे हैं, इसलिए क्या है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को हम लोग बोलते हैं होल एनिमल क्लोनिंग। जबकि अगर ये बात होता कि थेरेप्यूटिक क्लोनिंग की बात होती, या अगर मैं यहाँ पे कहता जीन क्लोनिंग, तो जीन क्लोनिंग में सिर्फ जीन को क्लोन करते हो, जबकि थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में किसी अंग का क्लोन करते हो ताकि हम किसी रोग का इलाज कर सके। जबकि ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है, इसमें हम लोग पूरे जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूरे जीव का निर्माण कर रहे हैं, कंप्लीट के कंप्लीट एक सीप बन रहा है जिसका नाम है डॉली सीप। अब इयान विल्मट साहब ने क्या किया था, और ये थोड़ा सा स्टोरी उसका बता दूं कि कब उन्होंने इसका क्लोन को बनाना शुरू किया था। तो देखो, याद रखना आप लोग, एनिमल क्लोनिंग जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था रॉसलिन इंस्टीट्यूट इडनबर्ग में, ठीक है। ये रॉसलिन इंस्टीट्यूट से मैं नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, रॉसलिन इंस्टीट्यूट इडनबर्ग। और ये है कहाँ पे, ये स्कॉटलैंड है, आप लोग नाम सुने होंगे स्कॉटलैंड। और ये है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। वहीं पे फरवरी 1997 में इयान विल्मट, इयान विल्मट, इनका भी इमेज देखे थे आप लोग, इन्होंने सबसे पहला क्लोन सीक बनाया था। और इसमें इन्होंने जिस तकनीक का यूज किया था, वो तकनीक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो तकनीक था सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी क्या था इन्होंने यूज किया इसमें, टेक्नोलॉजी यूज किया था इन्होंने इसमें सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो आगे संभावना है पूछ दे कि क्या यही एकमात्र तरीका है क्लोन बनाने के लिए। तो नहीं, हम सेल फ्यूजन के द्वारा भी क्लोन हम बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, सेल फ्यूजन भी होता है, ठीक है। नेचुरल मीन्स नेचुरल मेथड भी क्लोनिंग का है, क्लोन नेचुरली भी होता है, क्लोन आर्टिफिशियली भी होता है, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, आर्टिफिशियली भी क्लोन होता है ये। और क्लोन जीन का भी कर सकते हो, क्लोन ऑर्गन का भी कर सकते हो, क्लोन इंडिविजुअल का भी कर सकते हो। प्लांट में अगर क्लोनिंग है तो उसे क्या कहोगे, माइक्रो प्रोपागेशन, ठीक है। अगर कोई ट्विंस बनता है मोनोजाइगोटिक, तो वो भी एक क्लोन है। और बैक्टीरिया के कॉलोनी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइनरी फिशन के द्वारा क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग की तमाम विधियां हैं, वन ऑफ द जो प्रोसेस है वो ये है, जिसको यान विल्मट ने डॉली क्लोन बनाने के दौरान यूज किया था। उस तकनीक का नाम क्या है, तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ये इतना समझना जरूरी है आप लोगों का। और दो बातें याद रखिए आप लोग। तो देखते हम लोग यहाँ पे हैं, एक, यहाँ पे देखो आप लोग गौर से डायग्राम को देखना प्रॉपरली और चीजों को समझना। एक सीप यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, और एक सीप ये देख रहे हैं, दो सीप हैं, ठीक है, दोनों क्या सीप हैं। इस सीप का जो सोमैटिक सेल है, बॉडी का सेल है, वो लिया गया है। यहाँ पे देखो डायग्राम नंबर एक में, इस सीप से नंबर वन जो है, इसका बॉडी सेल लिया गया है। ये सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, इसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। इस सेल का नाम क्या है, सोमैटिक सेल, याद रखना। इसलिए मैं बोला हूँ कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये सोमैटिक सेल है ये।
तो पहले वाले सीप का जो सेल लिया गया सोमैटिक सेल लिया गया। दूसरा सीप देखो, या नीचे में दिख रहे हैं जिसका चेहरा काला है, इस सीप का एग सेल लिया गया है और एग सेल का साइज बड़ा देख रहे हो, जबकि सोमैटिक सेल का साइज छोटा है। इस सेल, ये वो सेल है, ठीक है। इसको हम लोग अब क्या करेंगे, इस सेल को और इस सेल को अगर हम यहाँ पे फ्यूज करा दिए, दोनों सेल को फ्यूज करा दिए, कब फ्यूज तब कराएंगे जब इस सेल के न्यूक्लियस को बाहर निकाल देंगे। इस सेल के न्यूक्लियस को हमने बाहर निकाल देना है और न्यूक्लियस को बाहर निकालने के बाद इससे जो सेल है, ठीक है, इस सेल के न्यूक्लियस को बाहर निकालने के बाद जो शेष, मान लो यहाँ पे हमने निकाल दिया न्यूक्लियस को, निकाल दिया, शेष जो सेल है खाली हो गया, बिना न्यूक्लियस का है, और इसमें तो न्यूक्लियस है। तो सोमैटिक सेल में जो न्यूक्लियस है और एक सेल में से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, इसको हमने फ्यूज करा दिया और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, सेल फ्यूजन कहलाएगा। अगर एक और काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से इसके भी न्यूक्लियस को निकाल दें और सिर्फ इसके न्यूक्लियस को, जैसे इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सिर्फ इसके न्यूक्लियस को हम इसके अंदर लाएं, इस खाली एक सेल के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। बात समझ में आया। अगर डायरेक्ट इस न्यूक्लियस वाले सेल को इस बिना न्यूक्लियस वाले एक सेल से फ्यूज कराओगे तो ये कहलाएगा सेल फ्यूजन। ये क्या कहलाएगा, सेल फ्यूजन। लेकिन अगर आप इसके भी न्यूक्लियस को निकाल दिए, सोमैटिक सेल को, और इस एक सेल के न्यूक्लियस को हटा करके शेष एक सेल के साथ, ये जो खाली जो एक सेल है बिना न्यूक्लियस वाला, उसके साथ इस न्यूक्लियस, उसके भीतर इस न्यूक्लियस को ट्रांसफर कराते हो और न्यूक्लियस अगर यहाँ आ जाता है तो ये अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब इस फ्यूजन के लिए, ठीक है, इस सेल फ्यूजन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक का यूज करते हैं, या ट्रांसफर के लिए हम लोग भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक शॉक का हम यूज करते हैं और उसके बाद ट्रांसफर हो जाता है। नतीजा क्या होता है, ये क्या हो गया, ये वो सेल्स हैं जिसमें सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस आ चुका है, ठीक है। और अब ये सेल कुछ समय के बाद ये डिवीजन में इंटर करेगा। इस डिवीजन का नाम क्या है, क्लीवेज डिवीजन, और ये एक प्रकार का माइटोसिस डिवीजन है। माइटोसिस का मतलब हुआ जितना क्रोमोसोम का नंबर इसमें होगा वही क्रोमोसोम का नंबर हर सेल में होगा, जो इसका साइज है वही साइज यहाँ भी होगा। इसी को हम बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन, इसी को बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। और अब इसमें डिवीजन इंटर कर लिया, नतीजा कुछ समय के बाद एक सेल से दो, दो से चार, 8, 16, 32 ऐसे सेल बनना शुरू हो गए, एक सेल मास बन गया यहाँ पे। इस सेल मास को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। देखो ये जो सेल यहाँ पे जो दिख रहा है, ये एक सॉलिड मास नहीं है, ये ऊपर सॉलिड दिख रहा है, अंदर से हॉलो है, और इसलिए इसमें कैविटी होगा और इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या करेंगे, ये जो सीप है इसके यूट्रस में हमने प्लेस कर दिया। आप कहोगे सर ये सीप यही सीप है या अलग है, तो ये सीप अलग है, मान लो ये सीप अलग है, ये सीप नहीं है, ठीक है, बात समझ रहे हो। और इस सीप में हमने प्लेस कर दिया। अब प्लेस कहाँ पे किया, यूट्रस में, जहाँ पे ये जो एक जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इम्प्लांट हो गया, और इम्प्लांट होने का मतलब हुआ उस भ्रूण का आरोपण हो गया। उस और इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट का मतलब हुआ कि आफ्टर कंप्लीटिंग द गेस्टेशन पीरियड, ये जो गेस्टेशन पीरियड है, गर्भावस्था का जो समय है, इसको पूरा करने के बाद इससे जो बच्चा जन्म लिया वो बच्चा ये है और इसका नाम है डॉली लैम्ब, ठीक है। ये क्या है, ये इस सीप का बच्चा है जो डॉली लैम्ब है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसका जो चेहरा है, इसका जो पर्सनालिटी है, ये किसके जैसा है, ये सीप 1 जैसा है या ये सीप 2 जैसा है या ये सीप मान लो चलो 3 है, इसके जैसा है, ना इसके जैसा है ना इसके जैसा, ये इसके जैसा है। क्यों, क्योंकि इसका न्यूक्लियस लिया गया है, जिसका न्यूक्लियस होगा उसी का डीएनए होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम।
तो जिसका डीएनए होगा बच्चा उसी के जैसा होगा, तो डीएनए चूंकि इस वाले शिप का है, 1 का है, इसलिए 1 के जैसा है। ठीक है, अब इसका सेक्स कैसा होगा? इसका सेक्स भी इसी के जैसा होगा। अगर ये शिप, अब क्वेश्चन है कि ये मेल है कि फीमेल है। देखो नाम से तो पता है कि डॉली फीमेल है, तो इसका मतलब सीधा सीधा इसका जो सेल लिया गया था, ठीक है, न्यूक्लियस जो लिया गया था जिस सेल से, वो किसी फीमेल का रहा होगा, तभी तो ये फीमेल है। मैंने कहा ही था कि क्लोनिंग में जो सेक्स होता है, ठीक है, क्लोन चाइल्ड का, वो डिपेंड करता है कि जिसके सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लिया गया होगा उसी के जैसा उसका सेक्स होगा। तो यहाँ पे इसका सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लिया गया है, उसी के जैसा का सेक्स है ये। तो इस बात को याद रखना है आप लोगों को। तो ये एक राउंड का तो मेरा ये पूरा हो गया। आप लोगों को एक बार और मैं समझा देता हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है तो डायग्राम मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और एक अलग लेके बताऊं, ताकि थोड़ा सा और अच्छा रहे। अगर मैं ह्यूमन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो ह्यूमन की मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर ह्यूमन में होता तो कैसा होता? ठीक है, ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल है ये, सोचो के देखो, और ये मेल है। मेल के बॉडी का सेल ले लिया, ये सोमैटिक सेल ले लिया। देखो यहाँ पे, ये कहाँ से ले सकते हो? ये आप स्किन से ले सकते हो, ये बोन से ले सकते हो, या बोन मैरो से कहीं से ले सकते हो। अब इस सोमैटिक सेल को ले लिया। अब इस सोमैटिक सेल में से हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल ले रहे हैं। अब जरा देखो आप लोग, जो न्यूक्लियस हमने बाहर निकाला है वो न्यूक्लियस कहाँ है? ये न्यूक्लियस हमने यहाँ पे ले लिया, और यही न्यूक्लियस यहाँ पे। ठीक है, ये न्यूक्लियस ही, यही न्यूक्लियस है। दूसरी तरफ हम फीमेल से एक सेल ले लिए। एक सेल के न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे? इसमें से निकाल के हटा दिए, इस न्यूक्लियस को हमने बाहर हटा दिया। शेष जो खाली न्यूक्लियस बच गया, बिना, जो एक सेल बच गया बिना न्यूक्लियस वाला, इसे क्या कहेंगे? ई न्यूक्लिएटेड एक सेल कहेंगे, मतलब न्यूक्लियस विहीन, नॉन न्यूक्लिएटेड एक सेल कहेंगे। अब इस एक सेल में इस सोमैटिक सेल का जो न्यूक्लियस है उसको ट्रांसफर यहाँ पे करा रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है? SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। क्योंकि इस न्यूक्लियस को हम ट्रांसफर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, किसमें? एक सेल में। किसका न्यूक्लियस? सोमैटिक सेल का। क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या कहलाएगा? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब इसे हम क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे बाय गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नतीजा क्या होगा? ये अब माइटोसिस डिवीजन में या क्लीवेज डिवीजन में इंटर करेगा। नतीजा हुआ एक सेल से ये कई सारे सेल बनेगा, और एक सॉलिड मास जिसको मोरुला बोलते हैं, उसके बाद हॉलो मास, उसको ब्लास्टुला कहेंगे। और इस ब्लास्टुला को हम वीमेन के बॉडी में, यूट्रस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे इम्प्लांट कराएंगे। इम्प्लांट कराने के बाद ये वीमेन प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया, इसके पेट में बच्चे का ग्रोथ शुरू हो जाएगा, और एक समय के बाद इस बच्चे का जन्म होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये बच्चा, ये मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है? अब आप लोग बताओ, ये बच्चा, ये मेल चाइल्ड है फीमेल चाइल्ड है? क्वेश्चन है यहाँ पे कि बच्चा फीमेल चाइल्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस मेल का है, तो बच्चा क्या होगा? मेल चाइल्ड होगा। इसका सेक्स क्या है? मेल चाइल्ड जैसा। कैरेक्टर कैसा होगा? मेल जैसा होगा। फीमेल का तो सिर्फ हमने यूट्रस यूज किया है, फीमेल का हमने एग यूज किया है, पर ये एग और यूट्रस, फीमेल का हमने न्यूक्लियस नहीं लिया है, हमने तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो है इस मेल का लिया है, इसलिए बच्चा मेल जैसा होगा। ठीक है, इसका सेक्स मेल जैसा होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब है थर्ड राउंड एक टेस्ट का, मैं चाहता हूँ एक टेस्ट भी हो जाए आप लोगों से। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, और अब बहुत सारी बातें हैं जो इस टेस्ट से जुड़ सकता है। जैसे थोड़ा थोड़ा सा मैं अगर पूछूं आप लोगों से, पहला बात तो ये है कि ये क्या है, आपके दिमाग में होगा। भाई देखो, नेचुरल प्रोसेस बच्चा होने का तो यही है ना, कि एक सेल है ना, देख रहे हो ना,
या इस स्लाइड को रहने दो, ये आपके काम का नहीं, इसमें हम उलझेंगे तो फिर आप लोग भी उलझ जाओगे। मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट आ जाऊँ, कुछ क्वेश्चन बता दूंगा आप लोगों को, क्वेश्चन ले लेता हूँ क्योंकि अभी अभी कॉन्सेप्ट बना है आप लोगों का और एडवांस स्लाइड आने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन ये है जो मैं लेने जा रहा हूँ। अच्छा चलो, पहले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इसका एडवांटेज एडवांटेज पहले बता देता हूँ। पहले एडवांटेज बता देता हूँ आप लोगों को, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। भाई क्लोनिंग का एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज क्या है? हालांकि इससे पहले जरूरी ये है कि जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कुछ सवाल जो दिमाग में बार बार आ रहा है तो मैं सोचा सवाल ही पूछ लेता हूँ, ठीक ना? तो चलो पहले सवाल कुछ पूछ लेते फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अब 5 सवाल पूछूंगा, जवाब दे देना। क्लोनिंग कैसा प्रोसेस है? सेक्सुअल है एसेक्सुअल? सेक्सुअल एसेक्सुअल? सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल? एसेक्सुअल, ये सेक्सुअल नहीं। दूसरा, क्लोनिंग में सेल का ट्रांसफर करते हैं कि न्यूक्लियस का ट्रांसफर करते हैं? ठीक है, मतलब एक से रुको, तो आप क्या कहोगे? न्यूक्लियस का ट्रांसफर करते हैं, सेल का ट्रांसफर नहीं करते हैं, सेल का फ्यूजन करते हैं, ठीक ना? तीसरा क्वेश्चन है, क्लोनिंग में एक सेल के न्यूक्लियस का ट्रांसफर करते हैं, एक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर करते हैं, या सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर करते हैं? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर करते हैं। तो क्या कहोगे आप लोग कि सर एक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर नहीं, सोमैटिक सेल का ये ट्रांसफर करते हैं। चौथा क्वेश्चन, सॉरी चलो, चौथा क्वेश्चन, क्लोनिंग में जो न्यूक्लियर ट्रांसफर जो देख रहे थे आप लोग अभी जो मैं बता रहा था, तो आप लोग बताओ कि यहाँ पे जो सेक्स होगा, क्लोन का सेक्स किस पे डिपेंड करेगा? मेल पे डिपेंड करेगा कि फीमेल पे डिपेंड करेगा? तो क्या कहोगे? नाइदर मेल नॉर फीमेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल, मतलब ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना, किस पे? सोमैटिक सेल्फ न्यूक्लियस पे, कि न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस इज डिराइव्ड फ्रॉम होम, न्यूक्लियस इज डिराइव्ड और टेकन आउट फ्रॉम होम, किसका न्यूक्लियस लिया गया है? टेकन आउट फ्रॉम होम। बात समझ में आया? ये क्वेश्चंस एरिया है, ठीक है। क्लोनिंग, पहला क्लोन है किसका बनाया गया था? तो क्या कहोगे? डॉली शीप का क्लोन। तो पहला अगर मैमल की बात आए तो डॉली शीप, लेकिन पहला क्लोन की बात आए तो एम्फीबियंस, फर्स्ट मैमल की बात आए तो। बात समझ रहे हैं? क्लोनिंग क्या नेचुरल है, क्लोनिंग क्या सिर्फ ये मैन मेड ही हो सकता है, नेचुरल दोनों हो सकता है? तो दोनों हो सकता है। तो ये तमाम बातें हैं जो आपको क्वेश्चन एरिया है, इसको आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। और तब आता है इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कशन होना जरूरी था वो मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, जो मैं कर चुका। अब इसके बाद आता है कि भाई क्लोनिंग का डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो बहुत सारा है, डिसएडवांटेज क्या है? तो दो चार बातें यहाँ पे भी मैं बता दूं आप लोगों को। पहला देखो, एक तरफ से हेडिंग ना दो एडवांटेज, तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे जरूरी नहीं पड़ेगा आप लोगों को, और एक है डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज की बात रही तो क्लोनिंग का यूज कर हम कई सारे काम के लिए हम लोग कर सकते हैं। वो काम क्या क्या हो सकता है? पहली बात यह है कि जिन पेरेंट्स को, जिस भी किसी पेरेंट्स को अगर अपना बायोलॉजिकल सन बच्चा नहीं है तो क्लोनिंग के थ्रू अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो एक तो आपको ये समझ में आएगा कि दोज पीपल्स हु आर सफरिंग विथ इनक्यूरेबल इनफर्टिलिटी, so they can acquire their own biological child। एक एडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ अभी।
नंबर 1 लिख सकते हो आप लोग। नंबर 2 में आप ऐसा समझो कि इफ वंस यू विल अंडरस्टैंड द इंटायर प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, वंस यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, ठीक है, you will be able to understand the process of aging, ठीक है। मतलब क्लोनिंग को अगर आप सही से समझते हो तो आप एजिंग होने के प्रोसेस को भी आप जान सकते हो। कैसे भाई, क्लोन बनना जो प्रोसेस होता है, जिस विधि से बनाते हैं, हर स्टेप पे हम माइन्यूटली ध्यान रखते हैं और हमें पता होता है कि कब कौन सा सेल डिफरेंशिएट कर रहा है, कब कौन सा सेल डिवाइड कर रहा है। अगर कोई सेल एक सर्टेन टाइम पे जाने के बाद डिवाइड नहीं कर रहा है, सर्टेन टाइम पे जाने के बाद डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, तो वहीं सबसे तो एजिंग की शुरुआत होता है। समझ रहे हो बात। हालांकि बायोलॉजिकली हम लोग बोलते हैं एजिंग का जो प्रोसेस होता है दैट बिगिंस व्हेन द मास्टर स्विच बिकम ऑन, और ये ऑन कब होता है, द चाइल्ड व्हेन दे गेट प्यूबर्टल एज, फ्रॉम दैट पॉइंट द मास्टर स्विच ऑफ एजिंग बिकम ऑन। बिफोर प्यूबर्टी ऑन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकली ये जो प्रोसेस एजिंग का है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कई तरह के रोग होता है लोगों को। थर्ड पॉइंट में देखो, जैसे मान लो डिजेनरेटिव रोग हैं, किसी को पार्किंसंस हैं, किसी को अल्जाइमर्स हैं, और वैसे रोग के इलाज में भी ये क्लोनिंग का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। या कैंसर का ट्यूमर बहुत से लोगों को बनता है, ठीक है, तो उस कैंसर का जो इलाज है उसको भी आप सही से कर सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रोसेस को सही से समझते हो तो वहाँ भी उसका इलाज कर सकोगे। वैसे ही कुछ इससे डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई, क्लोन को एज ए वेपन यूज कर सकते हो, बायोलॉजिकल बम के रूप में। क्लोन का मिस यूज कर सकते हो एज ए स्लेव्स, एज ए क्लोन आर्मी, एज ए क्लोन प्रोस्टिट्यूट्स। या क्लोनिंग के विषय में बहुत सारा चीज लोगों को जानकारी अभी भी नहीं है, ठीक है। और इसलिए इसके साथ अगर हम जिस हिसाब से हम प्रोसेस के साथ इंटरफेयर, नेचुरल प्रोसेस इंटरफेयर करने के प्रयास कर रहे हैं, तो उससे बड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हमारे लिए, और वो प्रॉब्लम हम उसके लिए तैयार नहीं। ये तमाम बातें हैं। चलिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये इतना डिस्कशन इनफ है। लास्ट में एक बात याद रखिएगा, क्लोनिंग को 2019 तक प्रतिबंधित किया जा चुका है। ये प्रतिबंधित बेसिकली ये जो प्रतिबंध है 1998 में शुरू किया गया था। इसमें 19 यूरोपीय देश ने एक एग्रीमेंट पे समझौता किया था, और उस एग्रीमेंट को दुनिया के सभी देशों पे वो 20 साल के लिए लागू किया गया था। जबकि यूएसए जो है खुद, उसने अपने यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को करने से 10 साल के लिए मना कर दिया कि हम भी 10 साल के लिए नहीं करेंगे, ठीक है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और अब वो डेडलाइन पूरा हो चुका है, न्यू एग्रीमेंट बनने ही वाला है, और आगे इस पर उससे कोई मिसयूज ना हो, इसे भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन क्लोनिंग की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन क्लोनिंग को बैन किया गया था, तो आगे मिसयूज नहीं हो, ठीक है ना। और ह्यूमन क्लोनिंग की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है वर्तमान पॉपुलेशन में, वैसे ही कोरोना ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया ही हुआ है। बात समझ रहे हो ना, एक बड़ा सा चिंता की बात है। चलिए, थैंक यू भाई, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।